नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। 26/11 आतंकी हमले के गुनाहगार तैयब राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी। अभी लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है राणा। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में हुआ परंपरागत स्वागत। सुबियांतो ने भारत को बताया महान दोस्त। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी बैठक। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को करेंगी संबोधित। कल होने वाले मुख्य समारोह के सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने किए विशेष इंतजाम। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र, लेकिन राहुल प्रियंका के चुनाव प्रचार पर अब भी सस्पेंस। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने केजरीवाल को बताया सांप्रदायिक। और महाकुंभ में संगम घाट पर हुई सुबह की भव्य आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या से जुड़ी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पंथ योगी महासभा में भी होंगे शामिल। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात तैयब राणा की, जिसके प्रत्यार्पण मामले में आज भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तैयब राणा के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। अब इसे भारत लाया जा सकेगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राणा की सजा के खिलाफ दायर की गई रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। भारत काफी समय से पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तैयब राणा के प्रत्यार्पण की मांग करता आ रहा था। उस पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। वो कथित तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली से जुड़ा हुआ है, जो हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यार्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यार्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा। और आपको बता दें कि तैयब राणा इस समय लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में है। मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब को फांसी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले जाने माने वकील उज्जवल निकम ने कहा है कि भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। अब तैयब राणा का बचना मुश्किल है। अब उसके जरिए कई बड़े खुलासे होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तैयब राणा को अभी बचना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी मानता हूँ कि तैयब राणा को एक्सट्राडिट करने के बाद ऐसे कुछ संगीन राज खुलने वाले हैं, जिसके आधार पर पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी और पाकिस्तान में किस तरह से साजिश हुई थी 26/11 की और किन लोगों ने इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या मदद की, इस बहुत बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कौन है 26/11 आतंकी हमलों का दोषी तैयब राणा। खासतौर से आपको बता दें, तैयब राणा की अगर बात की जाए तो मुंबई में हुए 26/11 हमले का दोषी है तैयब राणा और साथ ही पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी भी। आपको बता दें, राणा का आतंकी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने में अहम रोल रहा है। राणा का संबंध लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कॉलमैन हेडली से भी था। हेडली की मुंबई हमलों की योजना में मुख्य भूमिका थी। हेडली के बचपन का दोस्त है तैयब राणा। 2009 में राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ साथ आपको बता दें 2011 की अगर बात की जाए तो शिकागो की एक अदालत में 2011 में राणा पर मुकदमा भी चला।
हालांकि भारत लंबे समय से तैमूर राणा के प्रत्यार्पण की मांग कर रहा था और आखिरकार उसका रास्ता अब साफ हो चला है। और खासतौर से 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में क्या कुछ हुआ था, आइए ये भी बता देते हैं। 17 साल पहले 59 घंटों तक देश की आर्थिक राजधानी जो है वो दहल गई थी। 26/11 मुंबई आतंकी हमला, आतंकवादियों ने नाव के जरिए मुंबई से कोलाबा क्षेत्र में प्रवेश किया था। कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचे थे ये आतंकी, जिन्होंने मुंबई को दहलाया था और मुंबई में कई नामचीन जगहों पर इस दौरान गोलीबारी भी हुई थी। आतंकवादियों ने ताज होटल और ओपेराय ट्राइडेंट पर कब्जा किया था और इस आतंकी हमले में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामाटे जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारी शहीद हुए थे। आंकड़ों के अनुसार हमले में करीब 166 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से अधिक लोग इस आतंकी हमले में घायल हुए थे और उसी आतंकी हमले का दोषी है जिसको भारत लाने का रास्ता साफ हो चला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के दौरे पर हैं। वो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अतिथि राष्ट्रपति का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किए जाने को गौरवशाली अवसर बताया। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत दोस्ती को भी रेखांकित किया। Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राजघाट भी गए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका पहले राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, उसके बाद वो पहुंचे राजघाट, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए महात्मा गांधी की समाधि पर। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने बताया कि उनके लिए कितने सम्मान की बात है ना सिर्फ गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आना, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो घनिष्ठ संबंध रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। दोनों देशों के बीच अगर देखा जाए तो ना सिर्फ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो संबंध हैं वो और भी मजबूत होते हुए नज़र आएंगे इस यात्रा के बाद, और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो राष्ट्रपति भवन के बाद राजघाट पहुंचे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो राजघाट जाकर उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि पर पुष्प अर्पित किए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
ये सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो दोनों की मुलाकात और बेहद ही गर्मजोशी के साथ हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था राष्ट्रपति भवन में भी और यहाँ भी हैदराबाद हाउस में भी वही गर्मजोशी जो है वो नज़र आई। और साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो इस मुलाकात के बाद और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो अहम समझौते हैं वो हो सकते हैं। फिर चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात करें, ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए या इसके साथ साथ जब आर्थिक संबंधों की बात की जाती है, आसियान में अगर देखा जाए तो एक प्रमुख भूमिका में नज़र आता है जब इंडोनेशिया की हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा था जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी तो वहाँ भी एक अहम भूमिका दोनों देशों की नज़र आई थी। जब बाली में हमने देखा था भारत को अध्यक्षता सौंपी गई थी, लेकिन अब जो संबंध हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते नज़र आएंगे और प्रगाढ़ होते नज़र आएंगे दोनों देशों के बीच। क्योंकि दोनों देशों के बीच जब हम आर्थिक संबंधों की बात करते हैं तो ना सिर्फ पिछले एक दशक में बल्कि उससे भी पहले कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति जो है वो लगातार नज़र आई है। और ख़ास तौर से जब हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की, जो कि हमारे जो गणतंत्र दिवस है 76वां गणतंत्र दिवस, उसके मुख्य अतिथि भी हैं और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक बेहद ही गौरवशाली पल है। और आज सुबह हमने देखा था जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, औपचारिक रूप से उनका स्वागत वहां किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। उसके बाद वो राजघाट भी पहुंचे और अब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो दोनों की जो मुलाकात है वो चल रही है और इस दौरान माना जा रहा है कि कई अहम समझौते जो हैं उन पर हस्ताक्षर होंगे, उनका आदान प्रदान हो सकता है। दोनों ही देश जो हैं लगातार परस्पर एक दूसरे को सहयोग की बात कर रहे हैं और किस तरीके से जो ये सहयोग है बढ़ता नजर आएगा ये देखना होगा आने वाले समय में। फिलहाल अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। और खबर यूपी के संभल से, जहां प्रशासन ने एएसआई की मौजूदगी में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के पास मिले सदियों पुराने कुएं की खुदाई शुरू की है। दरअसल संभल जिले के इतिहास में कुल 19 कुओं का जिक्र है और डीएम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक इस खुदाई में 17 कुओं की पहचान कर ली गई है। दशकों से इन कुओं को बंद कर दिया गया था और इन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। जामा मस्जिद से सटे कुएं पर भी अतिक्रमण कर उस पर सीमेंटेड चबूतरा बना दिया गया। खोज के दौरान अलग से 9 और कुएं मिले हैं जिनमें 19 महाकूप और 87 तीर्थस्थल भी शामिल हैं। इसके अलावा 41 तीर्थ खोजे गए हैं। ये दोनों स्थान महर्षि दधीची आश्रम और अमरपति खेड़ा एक दूसरे के करीब स्थित हैं। 1200 ईस्वी और 1700 ईस्वी के कुछ सिक्के भी इस दौरान मिले हैं जिन पर राम लक्ष्मण जानकी लिखा है। इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। अलीपुर बुजुर्ग में अमरपति खेड़ा नामक एक स्थान है जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में 1920 से 1920 से शामिल रहा है, लेकिन हमें पता चला कि पिछले लगभग 70-75 वर्ष से वो स्थान मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो गुरु अमर जी थे उनकी समाधि थी वो पूर्ण रूप से नष्ट होती मिल नहीं रही थी। तो 2-3 दिन पहले जब हमारी रेवेन्यू की टीम ने इस ओर ध्यान दिया और साथ में एएसआई की टीम भी थी, तो उनके साथ में ये स्थान मिला है जो एएसआई की प्रोटेक्टेड श्रेणी में आता है। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी। दरअसल इन चुनाव में आप सरकार के लिए यमुना नदी की गंदगी बड़ी चुनौती साबित हो रही है।
विपक्षी दल आप सरकार पर 10 सालों में यमुना को स्वच्छ नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचकर उन्होंने यमुना नदी की सफाई के मुद्दे पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। इस दौरान वे अरविंद केजरीवाल का एक कटआउट लिए नजर आए। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को यमुना में भी डुबाया। साथ ही हर साल यमुना में 40 बच्चों के डूबने से होने वाली मौतों को जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल को बताया। और ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर ऐसा देखने में लगता है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और दिल्ली सरकार कहती है हमने 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया। हम देखते हैं दुनिया में जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे लाखों लोग तो आसपास में टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, घूमते हैं। और यहाँ पे यमुना मैया में हर साल 40 बच्चे यहाँ पे डूब के मर जाते हैं। वो 40 मौतों का हर साल अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज ने आप और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल सांप्रदायिक हैं। उदित राज ने ये भी कहा कि आप अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना होकर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के एलआई नहीं, ये बीजेपी के बी टीम हैं और महाकम्युनल व्यक्ति आदमी है। इंडिया एलआई का कोई ऐसा धड़ा नहीं है जो इतना कम्युनल हो। तबलीगी जमात का कोरोना के समय में बंद करा दिया, दिल्ली दंगे में बिल्कुल मौन धारण किया और होने दिया, और संभल में जिस तरह से अल्पसंख्यक पर हमला हुआ पूरे देश में, यह व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है, तो सबसे बड़ा कम्युनल व्यक्ति है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज दिल्ली में 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, जहां वे भाजपा के विकास कार्य और प्रमुख मुद्दों पर जोर देंगे। जनसभा के दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे और दिल्ली वासियों के लिए भाजपा के भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अमित शाह आदर्श नगर में रोड शो करेंगे। इस दौरान अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग भी जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही अपने संकल्प पत्र के 2 भाग जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने अगर संकल्प पत्र के दूसरे भाग की बात की जाए, उसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया। इसके अलावा भी कई वादे किए गए हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा भाग जो है वो जारी होगा आज, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई फ्री योजना की घोषणा ना करे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से पहले ही फ्री बिजली पानी जैसी योजनाएं लागू हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब दिल्ली को लेकर अपना प्लान और विजन बताए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ की अगर बात करें तो इसमें कई विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी के तहत नेत्र कुंभ से जुड़ा एक रिकॉर्ड बनाने की पहल भी जारी है, जिसमें एक ही कार्यक्रम में सबसे अधिक चश्मे बांटने और आंखों की जांच करने का रिकॉर्ड शामिल है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 6 में बजरंगदास मार्ग पर नेत्र कुंभ में सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा हुआ है। कारण महाकुंभ में नेत्र कुंभ का आयोजन। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुसंगित इकाई सक्षम का अभिनव प्रयोग है, जिसके तहत 5 लाख लोगों की आंखों की जांच और कम से कम 3 लाख लोगों को चश्मा प्रदान किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
गंगा स्नान के लिए बंधु आ रहे हैं, उनका हम नेत्र जांच करते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवा देते हैं और उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको बाइफोकल और जैसी भी ज़रूरत है चश्मा तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में बहुत सारे बंधुओं को किसी प्रकार की रोग की समस्याएं रहती है, तो देश भर में लगभग ऐसे 250 से अधिक नेत्र चिकित्सालयों से बातचीत चल रही है और उनसे संबंध बने हैं, जहाँ पर उनका हम मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। इससे पहले 2019 में प्रयागराज कुंभ और हरिद्वार कुंभ में भी नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया था। महाकुंभ में इस संकल्प को और विस्तार देते हुए लोगों को उनके निवास स्थान के नजदीक के अस्पतालों में मुफ्त आंखों के ऑपरेशन की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। इस वर्ष हम लोगों का 5 लाख लोगों का स्क्रीनिंग करना और 3 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क चश्मा देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 5 जनवरी का इसका उद्घाटन हो चुका है और 12 जनवरी से हम निरंतर काम कर रहे हैं और ये 26 फरवरी तक चलता रहेगा। यहाँ एक समय में 200 मरीजों की ओपीडी में जांच की जा रही है। साथ ही जांच के तुरंत बाद आधुनिक मशीनों की सहायता से प्रतिदिन कम से कम 5000 चश्मों का निर्माण किया जा रहा है। 3 लाख चश्मा 50 दिन के अंदर सिंगल विजन लेंसेस, बाइफोकल लेंसेस और बाइफोकल में स्पेशल लेंसेस, हाई पावर्ड लेंसेस को भी हम इधर ही बना के लोगों को हाथ में दे रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन, मुफ्त दवा, सलाह और ऑपरेशन की सुविधा के साथ ही सेवा भाव से नेत्र रोगियों की चिकित्सा से मेले में आने वाले लाभार्थी अभिभूत हो रहे हैं। निःशुल्क है, चश्मे बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है कि अच्छी व्यवस्था चल रही, निःशुल्क चश्मा भी मिल रहा है, हम लोगों को आंख में दवा डालने के लिए दवा भी मिली है और अभी चश्मा का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। नेत्र कुंभ में लोगों की नेत्र चिकित्सा के साथ ही आम जनमानस को नेत्रदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नेत्र कुंभ को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। इस साल इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। नेत्र कुंभ में लाखों लोगों के नेत्र के विकारों को दूर किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को नेत्रदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। संगम तट पर हर रोज गंगा आरती की जा रही है। इस बीच महाकुंभ पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने आज भी संगम घाट पर गंगा किनारे दिव्य और भव्य आरती की और हर हर गंगे के जयकारे लगाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भारत का परचम लगातार लहरा रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो नई उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत इसरो ने इस साल 3 मानव रहित मिशन का लक्ष्य स्थापित किया है। इसकी जानकारी देते हुए इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम होगा। If you take Gaganyaan program, it is meant for taking our own astronaut to the space and bring them back safely. Now, to do entire thing safely, we are planning 3 uncrewed missions. Consecutively, it has to go and we have to succeed. And then, lot of experiments we have to do. For example, including parachute experiments, then crew escape system demonstration experiment. All these things has to be done. Finally, we will go for the actual mission. Now, this year, important milestone what we are targeted is, apart from other experiments and development works, first uncrewed mission. आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करके कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने और प्रत्येक नागरिक को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। यह देश के भविष्य को आकार देने में भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम इस संबंध में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए ECI की सराहना करते हैं। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत छोड़े जाने वाले इजरायली बंधकों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हमास आज इजरायल की 4 बंधकों को रिहा करेगा। सभी के नाम जारी कर दिए गए हैं। जिन बंधकों को रिहा किया जाएगा वे सभी महिलाएं हैं।
उनके नाम करीना एरीव, डेनियला किल्बुआ, नामा लेवी और लीरी अलबाग शामिल हैं। इन्हें इजराइल में बंद 180 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। और आपको बता दें, लगातार जैसा तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी हैदराबाद हाउस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, आप देख सकते हैं दोनों के बीच जो द्विपक्षीय बैठक है वो ही, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जो समझौते हैं होने की जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक, और किस तरीके से दोनों ही देश आपसी सहयोग को और बढ़ावा देते हुए बेहद ही गर्मजोशी के साथ हमने देखा था किस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। और यहाँ भी जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ जो दल पहुँचा है उससे मुलाकात करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग क्षेत्र की जब बात की जा रही है, फिर चाहे हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें या फिर राजनीतिक क्षेत्र और ख़ास तौर से आर्थिक, हर एक क्षेत्र में दोनों देशों का जो परस्पर सहयोग है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, और इसी मजबूती के चलते दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो और भी प्रगाढ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस की, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ना सिर्फ दोनों देशों से जुड़े हुए कई अहम मुद्दे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अगर देखा जाए किस दोनों देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस दौरान कई और अहम बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। आप बता दें, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से पहले राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ था, राजघाट भी पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात करी। और ये वो तस्वीरें जहां पर हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो कि भारत दौरे पर हैं और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी हैं, उससे पहले हमने देखा ना सिर्फ औपचारिक स्वागत उनका हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित भी किए, और बाद में हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें जहां बेहद ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। बेहद ही गर्मजोशी के साथ दोनों जो नेता हैं वो मिले, और इस दौरान जो द्विपक्षीय बैठक है, जो बायलैटरल मीटिंग की जब हम बात करते हैं, दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध रहे हैं और कैसे ये जो संबंध हैं और मजबूत होते हुए ज़ाहिर तौर पर नज़र आएंगे। दोनों देश एक दूसरे को अलग अलग क्षेत्रों में और किस तरीके से जो सहयोग है वो देंगे, ये इसकी बानगी जो है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से भी, किस तरीके से जो दोनों देशों के नेता हैं वो इस दौरान मुलाकात करते हुए नज़र आए। द्विपक्षीय बैठक जहां पर जो कई अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई, बातचीत की गई। ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस की, जहां इस वक्त दोनों नेता मौजूद भी हैं, और साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान कई जो अहम समझौते हैं उन पर भी हस्ताक्षर होंगे। वो तस्वीरें भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।